मोदी ने महागठबंधन की ऐसी नस दबाई जिसका जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं। कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर उन्होंने वंशवादी राजनीति करने वालों को आईना दिखाया। मोदी के निशाने पर यूं तो लालू का परिवार था जो 90 के दशक से ही सत्ता की मलाई खा रहा है, मगर मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सियासी खानदान हिट किए जो घर के बाहर किसी शख्स को सत्ता सौंपने की सोचते भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? कहां टारगेट करना है, कहां चोट करनी है, कितनी हलचल मचेगी, कितना असर होगा, कहां तक बात जाएगी, न इधर न उधर, तीर बिल्कुल निशाने पर। मंझे हुए तीरंदाज की तरह एकदम नाप तौल कर हिट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहले राउंड के बाद मोदी जब दूसरे राउंड के चुनावी प्रचार में उतरे तो महागठबंधन की सबसे कमजोर नस दबा दी, राजनीति में फैले परिवारवाद की परतें उखाड़ दी। आज देश का चित्र देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरा नजर दौड़ाइए। आज देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एनडीए का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ को, अपने परिवार के स्वार्थ को सिर्फ उन्हीं कामों के लिए समर्पित पारिवारिक गठबंधन है। आप सोचिए, एक तरफ लोकतंत्र गठबंधन, दूसरी बात परिवार तंत्र गठबंधन। यहां जंगल राज के युवराज को तो आप बराबर देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ करके सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। समस्तीपुर में अपने आधे घंटे की स्पीच में मोदी ने सियासत में परिवारवाद का बड़ा विस्तृत विश्लेषण किया। मोदी के परिवारवाद वाले तीर से सबसे पहले निशाने पर थे ये दो चेहरे। एक लालू परिवार की सियासी विरासत है तो दूसरी गांधी परिवार की। इन दोनों की जोड़ी बिहार में सरकार बदलने का दावा कर रही है और इसी दावे की हवा निकाल रहे थे प्रधानमंत्री जब अपनी सभाओं में जंगल राज के युवराज की चर्चा करते हैं तो एकदम क्लियर है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने, ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां आई, गाड़ियों को काफिला बना, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बची उनके घरों में, उनका बना। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? आपने कहीं देखा है क्या? क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी। हम हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, उसका पूरा पॉलिटिकल प्रूफ है। पॉलिटिक्स में परिवारवाद घुसा ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें गहरे फैल चुकी हैं। देश हित से बड़ा परिवार हित हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया। जो प्रधानमंत्री ने कहा उसे हमने भी समझने की कोशिश की। लालू यादव का राजनीतिक वंश वृक्ष इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया है कि इसके नीचे कोई और शख्सियत पनप ही नहीं सकी।
लालू प्रसाद यादव के परिवार में उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत कुल 11 मेंबर्स हैं। नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा था कि बेटे के चाहत में लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक बेटियां पैदा करते गए और 7 बेटियां उनके घर आईं। इसके बाद तेज प्रताप पैदा हुए और आखिर में सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव आए। 1990 में कांग्रेस विरोधी लहर में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन लालू का मुख्यमंत्री बनना संयोग था। दरअसल उस वक्त के प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर चाहते थे कि रघुनाथ झा सीएम बन जाए। ऐसे में उस वक्त के जो डिप्टी पीएम थे देवीलाल, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और ताजपोशी हो गई लालू प्रसाद यादव की। लेकिन 1997 में चारा घोटाले में फंस जाने के बाद लालू प्रसाद यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। और यह पहला मौका था जब लालू परिवार का कोई सदस्य सत्ता में काबिज हुआ। 1997 में कुर्सी छोड़ने के बाद लालू ने पत्नी राबड़ी को सीएम बना दिया। राबड़ी देवी सीएम थीं, लेकिन सरकार का रिमोट लालू के ही हाथ में था। राबड़ी देवी के सीएम रहते उनके भाइयों सुभाष और साधु का दबदबा था। 2014 के चुनाव में लालू ने बेटी मीसा को पाटलिपुत्र से मैदान में उतारा। बेटी मीसा के लिए बेहद वफादार रामकृपाल यादव की बलि दे दी गई। नाराज रामकृपाल ने बीजेपी का दामन थामा और मीसा को हरा दिया। मीसा हार गई तो बाद में लालू ने 2016 में उनको राज्यसभा भेज दिया। 2015 में नीतीश के साथ सरकार बनी तो दोनों बेटे सरकार में आ गए। तेजस्वी को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली, जबकि तेज स्वास्थ्य मंत्री बने। मोदी के परिवारवाद का अगला प्रहार तेजस्वी के सियासी भागीदार राहुल गांधी का परिवार था। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया और बताया कि कैसे कांग्रेस के भीतर परिवारवाद पनप रहा है, जहां गांधी परिवार को छोड़कर किसी और को तरजीह मिलती ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे आप? जवाब देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के महान देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? सरदार साहब ने देश को एक किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सरदार साहब देश के लिए जिए कि नहीं जिए? सरदार साहब ने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगाया कि नहीं लगाया? सरदार साहब कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार में ऐसी सिमट गई है, ऐसी सिमट गई है। कल सरदार साहब जैसे महापुरुष का जन्म जयंती थी, लेकिन इस परिवार ने उन्हीं के कांग्रेस के नेता रहे हुए देश के महापुरुष सरदार साहब को स्मरण करने में भी इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भाइयों, ये परिवारवाद सरदार साहब न भाजपा के थे, न आरएसएस के थे, न जनसंघ के थे, लेकिन इस मां के लाल थे, मां भारती के लाल थे। उनका गौरवगान करना 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी थी और वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी। इंदिरा गांधी बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी। वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी। पटेल का सियासी कद इंदिरा से बहुत बड़ा है, लेकिन जब आदर सत्कार की बात आती है तो पटेल कहीं पीछे छूट जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जब आड़े हाथों लिया तो समस्तीपुर की जनता को परिवारवाद का ये उदाहरण भी बताया। जब प्रधानमंत्री बिहार की जनता को सियासत की वंशवादी संस्कृति का कच्चा चिट्ठा समझा रहे थे, उस वक्त उनके निशाने पर हर वो सियासी घराना था जिसने परिवारवाद के बीज को पनपाया ही नहीं बल्कि पूरा बाग बना डाला, जहां राष्ट्र सिद्धि से ज्यादा अहमियत स्वार्थ सिद्धि की हो गई है। इन परिवार में तो पता ही होता है, और जहां जहां ये परिवार वाले सरकारों में बैठे करते क्या है? अगर 3 बेटे हैं तो उसको कहते हैं 5 जिले तेरा, ये 5 जिले तेरे, ये 5 जिले तेरे, जाओ मौज करो, ऐसे ही बांट देते हैं।
जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी हो, वही उन 5 जिलों का एक बेटा मालिक हो जाता है, दूसरे 5 जिलों का दूसरा हो जाता है। कभी दामाद आवाज उठाए तो उसको 2 जिले दे देते, कभी बेटी आवाज उठाए उसको 1 जिला दे देते। राज्यसभा भेजो तो उन्हीं परिवार के, असेंबली में भेजो तो एक ही परिवार। तो फिर आपके बच्चे कहां जाएंगे? आपके लिए निर्णय कौन करेगा? इन लोगों को आपकी चिंता नहीं, आपके क्षेत्र की चिंता नहीं, सिर्फ अपने विकास की चिंता है। भाइयों और बहनों, वही एनडीए का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री की इन बातों को समझने के लिए इन राजनीतिक घरानों की पूरी सियासी टाइमलाइन देखनी होगी। कैसे ये 3 परिवार आम आदमी की आवाज उठाते उठाते खास हो गए, कैसे बाप दादा की सियासी विरासत एक परिवार के दायरे तक सिमट गई। मुलायम सिंह यादव का परिवार, ठाकरे परिवार, पवार परिवार। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अगुआ और संस्थापक हैं। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया। अपने राजनीतिक करियर में वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सियासी कद बढ़ने के साथ साथ सियासी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी। पहले मुलायम के साथ उनके भाई आए, बाद में उन सब के बेटे बहू को एक एक राजनीतिक कुर्सी पर बिठा दिया गया। किसी को विधानसभा, किसी को लोकसभा, तो किसी को पंचायत का सदस्य बना दिया गया। बेटे अखिलेश यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आजमगढ़ उनके हिस्से में आया। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी बनाने में साथ रहे, लेकिन भतीजे अखिलेश से मनमुटाव हो गया। नाराज होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। बहू डिंपल यादव कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं। अभय राम यादव भी भाई हैं। उनके बेटे धर्मेंद्र यादव को बदायूं लोकसभा दे दी गई। एक चचेरे भाई और पार्टी के चाणक्य राम गोपाल यादव राज्यसभा के सांसद हैं। उनके बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद की जिम्मेदारी दे दी गई। बहुत बड़ा सियासी परिवार है, सबके इलाके हैं। परिवारवाद का सबसे मौजूद उदाहरण है मुलायम सिंह यादव का परिवार। जिनकी नीयत खराब हो, जिनकी नीति सिर्फ गरीबों का धन लूटने की हो, जो निर्णय सिर्फ अपने और अपने परिवार के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए लेते हो, वो ऐसे हर प्रयास का विरोध ही करेंगे। आज देश में कृषि क्षेत्र हो या देश की सुरक्षा से जुड़े काम, ये हर बात का विरोध कर रहे हैं। आज देश के गरीब को एहसास है कि एनडीए सरकार ने उसके लिए जितनी योजनाएं शुरू की, उसका कितना बड़ा लाभ उन्हें मिला है। लेकिन स्वच्छ भारत हो, जनधन हो, आयुष्मान हो, हर योजना का इन लोगों ने डगर डगर पर विरोध किया, मजाक उड़ाई। इन्हें गरीब की तकलीफों से, उसकी परेशानी से, उसकी मुसीबतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फोटो खिंचवाने के लिए सोचते रहते हैं और कोई लेना देना नहीं। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब, यही करते रहते हैं। चुनाव पूरा हुआ, गरीब गरीब की जगह बस अपने परिवार का कुनबा लेकर के बैठ जाओ। सियासी कुनबों में 2 और बड़े नाम हैं, महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार और पवार परिवार। ताजा ताजा सियासी वंश बेल चढ़ने का उदाहरण है ठाकरे परिवार। महाराष्ट्र की राजनीति के शक्तिशाली नेता बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना का गठन किया।
बाला साहेब ने कहा था उनका परिवार कभी सियासत में नहीं उतरेगा, लेकिन सियासी विरासत को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सामने आ गए। 1996 में राज ठाकरे की सियासी एंट्री हो गई। बाला साहब के निधन के बाद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हो गए। बीजेपी शिवसेना से गठबंधन टूटा। एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। साथ ही बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बना लिया। ये परिवारवाद का लेटेस्ट संस्करण है। बिहार में प्रधानमंत्री ने इस परिवारवाद पर पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के हवाले से हमला बोला। इंटरव्यू में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरजीह, अवसरवादियों को शरण या तरजीह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझे नहीं तो मेरे बेटे या संबंधियों को भ्रष्ट करेंगे। ये कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार के लोगों ने इस बात को 100% सच होते देखा है। 1.5 दशक तक देखा था। कर्पूरी ठाकुर जी की ये बात जंगल राज वालों ने सुनी होती, कर्पूरी ठाकुर की बात को समझी होती, तो बिहार के हालात इतने नहीं बिगड़ते। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिले बांट दिए जाते हैं, असेंबली बांट दी जाती है, किसी और को मौका नहीं मिलता, सियासत की वंशवेल जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली है, तो महाराष्ट्र के दूसरे सियासी खानदान का नाम भी सामने आता है। 1999 में सोनिया गांधी से टकराव के बाद कांग्रेस से निकले शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार का दबदबा और कायम हुआ। बेटी सुप्रिया सुले पार्टी से सांसद बनती नहीं। वहीं शरद पवार ने अपने भाई अनंतराव के बेटे अजित पवार को भी प्रमोट किया। अजित महाराष्ट्र में राजनेता के रूप में उभरने में सफल रहे। वो एनसीपी कांग्रेस गठबंधन में भी डिप्टी सीएम रहे। अब ठाकरे सरकार में भी डिप्टी सीएम है। पवार परिवार के सियासी अग्रज अप्पा साहेब के पोते रोहित और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार वारिसों की अगली पीढ़ी है। मौका तो बिहार चुनाव का है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के हर सियासी खानदान की कुंडली पढ़ रहे हैं। इसकी वजह भी प्रधानमंत्री ने जनता को साफ साफ बताई। भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे? इन्हें आपके विकास से नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के विकास से ही लेना देना है। यही इनकी सच्चाई है, यही इनका इतिहास है, यही उनके तौर तरीके हैं, यही इनकी ट्रेनिंग है। इसे बाहर सोच ही नहीं सकते जी। साथियों, ये लोग न बिहार की अपेक्षाओं को समझते हैं और न ही बिहार की आकांक्षाओं को। केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो हजारों करोड़ रुपए बिहार पर निवेश कर रही है, उससे यहां के नौजवानों के लिए नए अवसर भी बन रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग भी जरूरी है, आधुनिकीकरण भी जरूरी है। ये तब होगा जब बिहार में प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, स्थिर सरकार रहेगी, बिहार में निवेश आएगा। ये तब होगा जब बिहार में निवेश के लिए उचित माहौल होगा। अब आप मुझे बताइए,
जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? और मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर को जान से मारने की धमकी, सनसनीखेज खबर की पूरी डिटेल ब्रेक के बाद।